सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक शरीर का कोई हिस्सा नहीं है जो एयर पोल्यूशन बीमार नहीं कर रहा है। तो ये पेरेंट्स को पहली बात ये समझना चाहिए कि इन्वायरमेंट क्या है। इन्वायरमेंट जो है ह्यूमन बीइंग और उनके चारों ओर जितने रिसोर्सेज हैं वो इन्वायरमेंट है। तो हम कम से कम पानी का संचय करने के मामले में हमें सोचना चाहिए, पानी की वेस्टेज किस तरह से कम हो। जैसे एक समय लोग कहते थे कि अरे क्लाइमेट चेंज तो एजेंडा है कुछ लोगों का, कुछ NGOs का, ये वो, लेकिन वो एनिमल है। चिड़िया आप कभी अकेली नहीं देखेंगी, काफ़ी ग्रुप में रहती है, चाहे वो बाहर से भी आती है माइग्रेटरी बर्ड, तो ग्रुप में रहती हैं। तो वो जानती हैं संगठन की ताकत को। वेस्ट मैनेजमेंट भी है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी एक प्रॉब्लम है। तो उसका पहला यह है कि वेस्ट जनरेट कम करें, कि हम अगर सारा पानी आज खर्च कर रहे हैं, अगर हम सारे रिसोर्सेज आज खर्च कर रहे हैं तो कल की पीढ़ी को क्या मिलेगा। खाना बनता है, उनसे इतना प्लास्टिक हमारी बॉडी में जा रहा है। आपको मालूम है जितना एक क्रेडिट कार्ड का वजन है उतना प्लास्टिक आपके शरीर में हर साल। पहले सोधा है। आप एक जगह एक ही तरीके के सारे पेड़ लगा दें, मोनोकल्चर, वो भी अच्छा नहीं है एनवायरनमेंट के लिए। हमको डाइवर्सिटी चाहिए। डेजर्ट भी अगर ना हो तो बहुत सारी प्रजातियां मर जाएंगी, क्योंकि मार्केट आपको ज़्यादा कंज्यूम करने को कहता है, उसको पैसा कमाना है। लेकिन ज़्यादा कंजम्पशन एनवायरनमेंट के लिए बहुत ख़राब है। दिल्ली में बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट हैं, 7 बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट हैं दिल्ली के अंदर। एक बार एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि चिड़िया का होना क्यों ज़रूरी है। देयर इज़ नथिंग विच इज़ अननेसेसरी इन दिस प्लेनेट। पानी की बोतल जो है बच्चे की प्लास्टिक की ना हो। नमस्कार, मैं परिमल कुमार और आज हमारे साथ किडोक्रेसी के प्लेटफॉर्म पे एक बेहद ख़ास मेहमान हैं, हृदय जोशी। जब NDTV ज्वाइन किया था तो ग्राउंड रिपोर्ट हृदय सर की बहुत अच्छी लगती थी, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। कुछ लोग थे जिसमें कमाल साहब थे, हृदय जोशी सर थे, रविश की अपनी रिपोर्ट थी, तो कुछ लोगों ने बहुत प्रभावित किया है। अब NDTV से अलग होने के बाद हृदय सर एनवायरनमेंट को लेके काम कर रहे हैं, एनर्जी को लेके काम कर रहे हैं और इको एंड एनर्जी टॉक करके एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, आप चाहें तो उस पर भी काम देख सकते हैं। और जिस तरीके का अनुभव है वो आपको देखना भी चाहिए, उससे बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। तो इको एंड एनर्जी टॉक जो है वो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है और साथ में hridayjoshi.com, उस पर तमाम चीज़ें आपकी मौजूद हैं। कोई ऐसा चेहरा नहीं जिसको आप नहीं जानते होंगे अगर टेलीविज़न से आप इत्तेफाक रखते हों या आप खबरों को देखने में रुचि रखते हों, इन्वायरमेंट पे आप कोई चीज़ जानकारी जानना चाहते हो। लेकिन अब यहाँ पे सवाल उठता है कि किडोक्रेसी के प्लेटफॉर्म पे हम अपने बच्चों को, खासतौर पे पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बच्चों को इन्वायरमेंट के बारे में बताना क्यों ज़रूरी है और क्यों हमें बताना चाहिए। तो सर बहुत बहुत स्वागत है किडोक्रेसी में। ये समझना चाह रहे हैं कि इन्वायरमेंट को लेकर किस तरीके से तालीम दी जा सकती है बच्चों को और उनको बिल्कुल देना चाहिए आज के दौर। देखिए, पहले तो मैं यहाँ पर एक डिस्क्लेमर दूँ कि मैं कोई पेरेंटिंग एक्सपर्ट नहीं हूँ और ज़्यादातर ये एक स्वीकारोक्ति है कि ज़्यादातर जो पेरेंटिंग है मेरे दोनों बच्चों की, उसमें रोल हमारी पत्नी का रहा है। उन्होंने काफ़ी मेहनत से, क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हुई हैं और उनको पढ़ाने का अनुभव रहा है, वो टीचर रही हैं, तो उन्होंने ही किया है। तो मैं एक तरह से उनके अनुभवों से यहाँ पर जोड़ के भी बोलूँगा थोड़ा जी। मूल बात है, आपने कहा कि पेरेंटिंग और किस तरह से का रोल क्या होना चाहिए। मेरा क्षेत्र जो है एनर्जी, इन्वायरमेंट, ये सारे इश्यूज़ हैं पिछले कम से कम 10 सालों में। तो ये पेरेंट्स को पहली बात ये समझना चाहिए कि इन्वायरमेंट क्या है। इन्वायरमेंट जो है ह्यूमन बीइंग और उनके चारों ओर जितने रिसोर्सेज हैं वो इन्वायरमेंट है। अब पूरी लाइफ बच्चों को क्या चाहिए अपनी लाइफ में, रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल कैसे हो। तो पहली चीज़ जो जोड़ के पर्यावरण से पेरेंटिंग में ज़रूरी है, बच्चों को ये बताया जाए कि रिसोर्सेज क्यों इम्पोर्टेंट है, पानी क्यों इम्पोर्टेंट है, हवा क्यों इम्पोर्टेंट है, साफ़ हवा, साफ़ मिट्टी क्यों इम्पोर्टेंट है। ये बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें, और हो सकता है कई बार वो जब आप सिखाने की प्रोसेस में हो तो बच्चे आपको बताते हैं अपने सवालों से और आपको एक नई चीज़ जानने को मिलती है। जैसे एक बार एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि चिड़िया का होना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, जब मैंने बता रहा था कि जो फूल हैं उनमें जो तितलियां बैठती हैं उनकी वजह से, जो कीड़े बैठते हैं उनकी वजह से, जो मॉथ जिसे हम कहते हैं, वॉस्प जिन्हें हम कहते हैं अंग्रेज़ी में, वो जो है किस तरह से परागण करते हैं और बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता बनी रहती है जी। ये बच्चों को, तो उनका चिड़िया क्यों ज़रूरी है। तो तब मुझे समझ में आई, तब मैंने उन्हें बताया दूसरी बात कि चिड़िया भी लगभग वही काम करती है, पर चिड़िया एक और काम भी करती है कि चिड़िया जब कुछ बीजों को खाती है और किसी दूसरी जगह, हो सकता है 20 किलोमीटर दूर, और कोई चिड़िया तो हो सकती है 100 किलोमीटर तक दूर जाके उसको अपनी बॉडी से बाहर निकालती है, तो वो जो
उनका उसका बीज है वो फ्रक्टिफाई तभी होते हैं कई जब वो उनके इंटेस्टाइनल सिस्टम से गुजरते हैं। नॉट ओनली बर्ड्स बट दूसरों में भी होता है जी। दूसरे जानवर, जैसे हाथी है, जी। हाथी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है जी। कि हाथी एक दिनों में हज़ारों टन जो है वो लीद करता है। तो वो उसका सबसे बड़ा पर्यावरण में कि जंगलों में बहुत सारी ऐसे चीज़ों को फैलाता है जो अदरवाइज बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी। जी। तो बच्चों को ये छोटी छोटी चीज़ें बताना ज़रूरी है कि रिसोर्स क्यों इंपॉर्टेंट। दूसरी बात ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि रिसोर्स उपलब्ध रहें। आज जो क्लाइमेट चेंज की लड़ाई हो यही है ना कि सारी आज की डोंट लिव लाइक देयर इज़ नो टुमारो, कि हम अगर सारा पानी आज खर्च कर रहे हैं, अगर हम सारे रिसोर्सेज आज खर्च कर रहे हैं तो कल की पीढ़ी को क्या मिलेगा। जी। राइट। तो बच्चों को ये बताना भी ज़रूरी है कि कैसे सस्टेनेबल लाइफ जीना ज़रूरी है, कि आप उतना ही खाओ जो गांधी ने कहा था जितनी की ज़रूरत है शरीर को। ऐसा नहीं है कि आप आज जैसा फ्री मार्केट है जिस तरह से बिहेव करता है कि आप एक मैगी खरीदने जाते हैं ना तो आपको 4 मैगी के पैकेट जुड़े हुए मिलते हैं ना, इनमें छूट है, वो ज़्यादा बेचना चाहते हैं। और कई बार पता नहीं आपके साथ आपने अनुभव किया नहीं किया, कुछ चीज़ 1 या 2 आइटम मिलते ही नहीं है, वो ग्रुप में ही मिलते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट आपको ज़्यादा कंज्यूम करने को कहता है, उसको पैसा कमाना है। लेकिन ज़्यादा कंजम्पशन इन्वायरमेंट के लिए बहुत ख़राब है, क्योंकि ज़्यादा कंजम्पशन का मतलब है कहीं वो ज़्यादा बन रहा है तो ज़्यादा वेस्ट भी जनरेट हो रहा है उसकी पैकिंग में, प्लास्टिक भी ज़्यादा बढ़ रहा है और उसके साथ बिजली ज़्यादा खर्च हो रही है तो कार्बन इमिशन बढ़ रहा है, कार्बन इमिशन बढ़ रहा है तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को इसलिए बतानी क्योंकि ये उनके शरीर, उनकी बनावट, उनकी जो परवरिश जो आगे होगी, जिस ग्रोथ होगी उस पर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आज की डेट में बच्चे बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खा रहे हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल हैं जो उनकी बॉडी के लिए अच्छे नहीं हैं। आप तो खुद आपके परिवार में आपकी जो बेटर हाफ है वो डॉक्टर हैं, तो उसमें है, हॉस्पिटल में, तो वो बताएंगे आपको इस बिज़नेस में। हम इतना पानी सिर्फ प्लास्टिक बॉटल से और जो अपने आरओ सिस्टम है जो प्लास्टिक के बने होते हैं, घरों में जो होता है खाना बनता है, उनसे इतना प्लास्टिक हमारी बॉडी में जा रहा है। आपको मालूम है जितना एक क्रेडिट कार्ड का वजन है उतना प्लास्टिक आपके शरीर में हर साल। पहले शोध आया था सर। हाँ, ये बहुत पहले से, आज 6-7 साल पहले तो मैंने ही किया था तो ये शो। लेकिन अब माइक्रो प्लास्टिक, कुछ प्लास्टिक होता है जो बॉडी जाता है बॉडी के अंदर, बॉडी खुद उसे बाहर निकाल देती है, लेकिन कुछ है जो इट रिमेन्स देयर और वो आपके बहुत महत्वपूर्ण हिस्सों में जाता है। हवा को लेकर क्या कहना चाहेंगे कि हवा चर्चा भी दौर चलता है, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी भी गठित की है, ग्रैप 1, 2, 3, 4 भी लगता है समय समय पर, आबो हवा जो ख़राब हो रही है उसको लेकर आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो एयर पोल्यूशन है वो इसलिए बच्चों के लिहाज से भी मैं बोल रहा हूँ, वो इसलिए ज़्यादा खतरनाक है कि सबको मालूम है कि हमारे फेफड़ों को एयर पोल्यूशन बीमार कर रहा है। गार्डियन की एक रिपोर्ट है, आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको भेजूंगा, उसको शेयर कर सकते हैं और बहुत जगह वो आ चुकी है। इसलिए कि एयर जो है वो सिर्फ फेफड़ों को बीमार नहीं कर रही है, एयर शरीर के, वो कहती है रिपोर्ट जो जिस रिसर्च पे आधारित है वो रिसर्च कहती है कि सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक शरीर का कोई हिस्सा नहीं है जो एयर पोल्यूशन बीमार नहीं कर रहा है। क्योंकि PM10, PM 2.5 से छोटे बहुत सारे पार्टिकल हैं जो पार्टिकल आपकी ब्लड स्ट्रीम से होते हुए आपके ब्रेन तक जा रहे हैं और ब्रेन स्ट्रोक कर रहे हैं। ऑटिज्म की भी बात सामने में निकल कर रही कुछ वक्त पहले। बिल्कुल ठीक बात है। एक रिसर्च ये बताती है कि बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं गर्भावस्था में, उनको बीमार कर रहा है क्योंकि माँ की तबीयत भी खराब हो रही है, बच्चे की भी। लेकिन एक रिसर्च ये बताती है कि एयर पोल्यूशन से बच्चों की कॉग्निटिव एबिलिटी, संज्ञानात्मक जो उनकी शक्ति है, यानी ये पहचानने की शक्ति है, संज्ञानात्मक जो ताकत है, कॉग्निटिव स्ट्रेंथ जो है उनकी, वो कमज़ोर हो रही है। बच्चों की लर्निंग एबिलिटी पे उसका असर पड़ रहा है क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं चीज़ों को, और ये इतने स्लो पेस में अभी तक हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे एयर पोल्यूशन बढ़ेगा, उसका स्तर बढ़ेगा, एक्सपोजर बढ़ेगा, तो ये उसका जो प्रभाव है बच्चों पर समानुपातिक तरीके से नहीं बढ़ेगा, उसका रेट ज़्यादा होगा। मतलब कि इतना एयर पोल्यूशन पे जितना असर उसके स्वास्थ्य पड़ रहा था, ऐसा नहीं कि फिर उसका दुगना करो तो दुगना ही असर होगा, दुगना करो तो हो सकता है उसका असर 10 गुना हो जाए। अभी दिल्ली सरकार का एक हॉस्पिटल है इहिबास, तो इहिबास हॉस्पिटल में जो मनोचिकित्सक हैं उन्होंने कहा कि एयर पोल्यूशन का असर इस हद तक होता है कि अगर कोई महिला प्रेगनेंसी के दौर में हैं, प्रेग्नेंट हैं, तो बौद्धिक दिव्यांगता तक बच्चों में हो सकती है। हाँ, वही मैंने बोला, कॉग्निटिव जो स्ट्रेंथ है वो कमज़ोर हो रही है। लेकिन आपने जो बात कही वो उससे कहीं ज़्यादा और सडन इम्पैक्ट है कि अगर बौद्धिक दिव्यांगता का मतलब बहुत हद तक वही है जो मैंने बात कही, लेकिन उसके मतलब ये भी है कि और ज़्यादा बीमार कर रही है।
है ना। तो ये तो अब स्पष्ट है, जैसे एक समय लोग कहते थे कि अरे क्लाइमेट चेंज तो एजेंडा है कुछ लोगों का, कुछ एनजीओज़ का ये वो, लेकिन अब जो आईपीसीसी जो है उसके साइंटिस्ट की लगातार रिपोर्ट पिछले 25 साल से जो कह रही थी वो बिल्कुल हो रहा है, उसी अंदाज में हो रहा है जैसा उन रिपोर्ट्स को पढ़ लीजिए और आज जो हो रहा है देख लीजिए। तो अब ये साफ हो गया है कि एयर पोल्यूशन को लेके भी जो बात कर रहे हैं, कहने को तो इस देश में टबैको जब के खिलाफ जब बात करते हैं आप, तो किसानों को नहीं, टबैको कंपनियां भी ये कहती हैं, और किसानों को भी आगे ले आके बहुत सिंपैथी वाले वो पोस्टर्स लगे होते हैं कि हम रोजी रोजगार करेंगे क्या। बिल्कुल, तो उसमें भी ये कहा जाता है कि टबैको से कभी कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि टबैको से कैंसर होता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि उसका रिलेशन उसके साथ क्या है। तो हम ये भी समझना चाहिए, ये चीज़ें पेरेंटिंग के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट। पेरेंट्स को कैसे बताना चाहिए इन्वायरमेंट के बारे में शुरुआती दौर से अपने बच्चों को? वो खुद समझें, पेरेंट्स खुद भी समझें ना, बच्चों को तो बताना है और बच्चे समझ भी रहे हैं। और आजकल की मतलब एक पॉजिटिव और अच्छी चीज़ ये है, आजकल स्कूल्स में इन्वायरमेंट को लेके सजगता भी है। अब उसमें थोड़ा कॉस्मेटिक मामला आ जाता है, मैं उसको बता रहा हूँ कि उनको सिर्फ ये बताया था कि पेड़ लगाना है, पेड़ लगाना है, पेड़ लगाना है। तो ये ढाल जो है सरकारें भी बनाती हैं कि पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। हमारे एक बहुत अच्छे इन्वायरमेंटलिस्ट हैं और कई इन्वायरमेंटलिस्ट ऐसे हैं जो ये बताते रहे हैं कि कई जगह अगर पेड़ लगाया होता तो शायद वो गाँव ही नहीं होता कि इतने पेड़ लग गए होते वहाँ। तो पेड़ लगाना कई बार एक धोखा भी है। बात यह है कि हमको एक डाइवर्स इकोसिस्टम कैसे बनाना है। जैसे होता है ना कि आप एक जगह एक ही तरीके के सारे पेड़ लगा दें, मोनोकल्चर, वो भी अच्छा नहीं है एनवायरनमेंट के लिए। हमको डाइवर्सिटी चाहिए, जैसे जंगल और प्लांटेशन में अंतर है, इसीलिए बच्चों को ये बताना जरूरी है। जैसे आपने कहा कैसे बताना है, बच्चों को बताना जरूरी है कि प्लांटेशन कैन नॉट रिप्लेस नेचुरल फॉरेस्ट, बिकॉज नेचुरल फॉरेस्ट विल हैव फ्लोरा, फोना, वाटर स्ट्रीम्स, मॉस, लाइकेन, फर्न, एवरीथिंग। लेकिन प्लांटेशन तो सिर्फ प्लांटेशन है, तो कई बार वो क्या होता है ग्रीन डेजर्ट भी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को बताना, उनको ये भी बताना जरूरी है कि डेजर्ट की भी इंपॉर्टेंस है। डेजर्ट भी अगर ना हो तो बहुत सारी प्रजातियां मर जाएंगी, वो भी अपने आप में एक इकोसिस्टम है। ग्रासलैंड जैसे है, आजकल सरकारें कई बार क्या होता है ग्रासलैंड की जगह उसको जब उन्हें कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन करना होता है ना, जैसे एक प्रोजेक्ट यहाँ लगा, कोई फैक्ट्री यहाँ आई, तो वो फैक्ट्री मालिक को क्या करना होता है नए कानून के तहत, उतनी जगह में दुगने पेड़ लगाने होते हैं जितने पेड़ काटे। लेकिन उसके लिए क्या होती है, जगह नहीं मिल रही है, क्या कि वो कहते हैं चलो ये ग्रासलैंड है इस पे लगा दो, तो वेस्टलैंड बोल देते हैं या वेटलैंड्स को आजकल जिस तरह से ढक देते हैं। लेकिन ग्रासलैंड अगर ना हो, चीता भारत से क्यों गया जब खत्म हुआ, इसीलिए तो। और चीता का अगर सर्वाइवल मुश्किल हो रहा है इसीलिए तो कि उसको प्रॉपर इकोसिस्टम में लाइए आप। ग्रासलैंड उसकी जगह है जहाँ हो, या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है जैसे। तो ये चीज़ें हैं, उनको बताना होना चाहिए कि कोई भी चीज़ धरती में अगर कहते हैं जो लोग ईश्वर को मानते हैं, वो कहते हैं ईश्वर ने धरती बनाई है, तो ईश्वर से ज़्यादा तो आप लोग नहीं जानते हो। जो लोग आस्तिक हैं उनको ये बताना चाहिए कि ईश्वर ने अगर बनाई है तो उसने हर चीज़ को इंपॉर्टेंस दी है, उसने कोई छोटा बड़ा समझ के नहीं बनाया है। तो उसने जो भी चीज़ बनाई है ना उसकी इंपॉर्टेंस है। तो देयर इज़ नथिंग विच इज़ अननेसेसरी इन दिस प्लैनेट। छुट्टियों में कोशिश ज़रूर होनी चाहिए पेरेंट्स को कि बच्चों को नेचर के करीब भी ले जाएं। एक तो आप तो मेट्रोपॉलिटन में रह रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि हर जगह पार्क ही हो, या आपके पास गार्डन की जगह भी मौजूद हो जहाँ पे गार्डनिंग कर पाएँ। तो छुट्टियों में कम से कम ये प्रायोरिटी में भी होना चाहिए कि नेचर वॉक की बात करते हैं, नेचर के करीब जाने की बात, वो भी ज़रूर करना चाहिए। बिल्कुल, मेरे तो यूट्यूब चैनल में एक जो प्लेलिस्ट है, एक सेक्शन है वो नेचर वॉक ही है। तो नेचर वॉक इसलिए ज़रूरी है, पहले तो बच्चों को बताया जाए, और ये अच्छी बात है बहुत बड़े शहरों में भी, खासतौर से कुछ चुनिंदा बड़े शहरों में तो मैं कह ही सकता हूँ, उसके कुछ इलाकों में कि वहाँ पर भी सिटी फॉरेस्ट, और अब सरकार भी कह रही है, नई सरकार, जो पहले से बात है, थोड़ा सा नाम उन्होंने बदला है, लेकिन नगर वाटिकाएँ जिसे हम कहते हैं, अर्बन जंगल्स, उनको डेवलप करने की बात है। दिल्ली का उदाहरण लें, दिल्ली बड़ा शहर है, आपका यूट्यूब चैनल से तो एक बहुत जगह जाएगा, लेकिन हर जगह, चाहे पटना में ही देख लो, पटना में मैं जब था तो उस वक्त मैंने सुबह मॉर्निंग वक्त में देखा कि कई सारे बहुत अच्छे पार्क हैं वहाँ। दिल्ली में बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट हैं, 7 बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट हैं दिल्ली के अंदर, जैसे अरावली बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट है, नीला हौज बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट है, और उसके अलावा यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क है। तो इन सब जगहों में बच्चों को ले जाके हम दिखा सकते हैं, और जो आप बात करें ना गार्डनिंग वाली, तो उनके अंदर इंटरेस्ट पैदा हो सकता है। अब उनके पास जगह कितनी होगी, फ्लैट्स में लोग रहते हैं ये वो, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक जिज्ञासा तो पैदा होगी, वो बालकनी में कुछ गमलों में कुछ उगा सकते हैं। आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे अगर लोग जाएं तो उनको क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं हृदय सर? इको एंड एनर्जी टॉक का जो प्लेटफॉर्म है उसमें अगर दर्शकों को आप बताएं कि बहुत सारी चीज़ें उनको समझने के लिए मिल सकती हैं, क्योंकि आपका एक लंबा अनुभव है और उस अनुभव के आधार पे आपने बहुत सारी चीज़ें तैयार भी की हैं उस प्लेटफॉर्म। इको एंड एनर्जी टॉक की जो शुरुआत हुई थी वो तो इस तरह से हुई थी कि मतलब मुझे नौकरी छोड़ने के बाद लगा कि चलो इतना सारा काम कर रहे हैं तो कहीं पर एक रिपोजिटरी सी बने, और अभी भी उसी नीयत से बन रही है। लेकिन क्योंकि एनर्जी वर्ल्ड भी जुड़ा हुआ है तो उसमें बहुत सारे वीडियो ऐसे हैं जो एनर्जी के बारे में बताते हैं, कुछ वीडियो तो हैं
जो बताते हैं कि कोयले का प्रदूषण क्यों खतरनाक है, क्लीन एनर्जी क्यों ज़रूरी है। सिर्फ क्लीन एनर्जी ही सस्टेनेबल नहीं हो सकती, अगर आप क्लीन एनर्जी के लिए ही मिनरल खोदते रहें तो फिर वो भी ख़राब है। इसलिए सस्टेनेबल लाइफस्टाइल क्यों ज़रूरी है, एक वीडियो इस पे ही है। फिर नेचर वॉक सेक्शन जो मैं कह रहा था, उसमें बच्चों के लिए बहुत ये ज़रूरी है कि हमने बताया है कि कैसे चिड़ियों का क्या है, चिड़ियों पर पूरा मेरी वर्ल्ड फोटोग्राफी में करता हूँ। बच्चों के लिए आपने कहा बर्ड फोटोग्राफी इज़ ए वंडरफुल, अगर उनको चिड़ियों को देखना हो सीखें तो उनके व्यवहार से वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, कैसे वो अपने बच्चों की रक्षा करती हैं, मतलब दिस वेरी, मतलब क्योंकि ग्रीगेरियस अंग्रेजी में वर्ड होता है ना, वो एनिमल है। चिड़िया आप कभी अकेली नहीं देखेंगी, काफ़ी ग्रुप में रहती हैं, चाहे वो बाहर से भी आती है माइग्रेटरी बर्ड, तो ग्रुप में रहती हैं, तो वो जानती हैं संगठन की ताकत को। ठीक है, हम बचपन में कहानी भी पढ़ते थे ना कि बहेलिया आया और उसने वो कर लिया, जाल बिछाया, हाँ, तो सारी चिड़िया फिर जाल लेके उड़ पड़ी, है ना। तो ये इस तरह से फिर चूहे के पास गई, उसने कुतर दिया, इस तरह से। तो एक तो ये है, तो उसमें आपको नेचर वॉक सेक्शन में बहुत सारी चीज़ मिल सकती है। क्लाइमेट एजुकेशन करके उसमें एक सेक्शन है जिसमें आप क्लाइमेट के बारे में एजुकेट करने का मतलब वीडियोज़ हैं। इस तरह क्लाइमेट हार्ड फैक्ट्स करके है जिसमें एयर पोल्यूशन से जुड़े हुए और बहुत दूसरे हैं। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें उन्हें मिल सकती है। अभी एक बार फिर गर्मी के मौसम में तापमान पे चर्चा शुरू होगी, जिस तरीके से तापमान हर जगह का बढ़ रहा है, इसमें क्या कंट्रीब्यूशन आपको लगता है काम करने के साथ साथ कि अपने लेवल पे, अपने स्तर पे लोग अपनी तरफ से कर सकते हैं? पहली चीज़ तो ये है कि थोड़ी ऐसी जानकारी होनी चाहिए लोगों के दिमाग में कि हीट स्ट्रोक जो हो रहे हैं, एक अनफॉर्चुनेट बात है, अभी तक शुरुआत तो हुई है लेकिन बहुत ही निचले लेवल पे, कि हमारे यहाँ हीट स्ट्रोक से होने वाली मौतों को डॉक्यूमेंट नहीं किया जाता, पता नहीं चलता कितने लोग मरे हॉस्पिटल में पहुँचता है, क्योंकि हीट एक्शन प्लान अब सरकार बनाने की बात चल रही है, हो रहा है। बीते एक दो साल में कुछ हॉस्पिटल्स दिल्ली के हैं, वहाँ पे इस तरीके की क्लिनिक भी खोली गई है, वहाँ पे इलाज तो होता ही और उस तरह की चीज़ें भी। आरएमएल हॉस्पिटल में, सफदरजंग में हमने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स हैं कि हीट स्ट्रोक के पेशेंट को तुरंत कैसे डील किया जाए और कैसे डील कर सकते हैं। हीट एक्सपोजर जो है, बच्चों को पहले ये बताना ज़रूरी है गर्मी के दिनों में, क्योंकि वो स्कूल जाते हैं क्लासरूम में इधर उधर, कि उनको हीट से एक्सपोज अपने को नहीं करना है, राइट। और दे हैव टू बी वेल हाइड्रेटेड, उनको उनके शरीर में पानी जो है खूब पी के रखें। और ये बताना भी ज़रूरी है कि यहाँ पर पता नहीं आपके ये, क्योंकि किडोक्रेसी बच्चों के लिए प्लेटफॉर्म है, लेकिन जो महिलाएं काम कर रही हैं ना, क्योंकि उनके लिए कि वो, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं खासतौर से जो लोअर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप की हैं, वो बच्चों को साथ में लेके काम करती हैं, राइट। तो वो कुकिंग का काम कम से कम जो है वो अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट में ही करें, क्योंकि अब रातें भी बहुत गर्म हो रही हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई है कि पहले क्या होता था कि गर्मी जो थी वो सिर्फ दोपहर में ज़्यादा होती थी, और जब रात होती थी तो धीरे धीरे टेम्परेचर बहुत कंट्रोल हो जाता था, और रातों को कभी सवेरे के वक्त आपको पतली चादर की भी ज़रूरत होती थी। लेकिन अब आप महसूस कर रहे हैं कि द नाइट्स आर इवन हॉटर, उनका टेम्परेचर ऊपर जा रहा है। तो ये बताना ज़रूरी है कि जो काम करें माताएँ, वो सुबह और शाम किचन में करें, ताकि अगर वो बच्चे को साथ में लिए हुए हैं छोटे अपने, तो उसको हीट का एक्सपोजर कम से कम हो। अपने स्तर पे हम क्या कुछ कर सकते हैं? कंट्रीब्यूशन बूंद बूंद से घड़ा भरता है। लोग अपने स्तर पे क्या कुछ कोशिश कर सकते हैं कि जो बढ़ते टेम्परेचर से कुछ हद तक हम इन्वायरमेंट में कंट्रीब्यूट कर पाएं? मेरे दिमाग में अभी तक ये बात थी कि मैं शहरी के से बोल रहा था, लेकिन गाँव में तो बहुत वो ये कर ही सकते हैं कि जैसे बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पर पानी की मैं एक पीस पे लिख रहा हूँ, बहुत जल्दी आएगा, कि ग्रेव हमारी सिटीज़ को, हमारे पूरे इवन बी टियर सिटीज़ को, गांव में तो पहले से प्रॉब्लम है ही है, पानी की समस्या अनलिवेबल बना रही है, राइट। तो हम कम से कम पानी का संचय करने के मामले में हमें सोचना चाहिए, पानी की वेस्टेज किस तरह से कम हो, ये हमें सोचना चाहिए। और दूसरा, जैसे राजस्थान के कुछ गाँव में लोगों ने बावड़ियाँ बना के, गुजरात में भी मैंने बात देखी, मध्य प्रदेश में भी ये बात है, यूपी के कुछ हिस्सों में बात है कि लोग पानी को बचा रहे हैं ताकि ग्राउंड वाटर का लेवल बना रहे, राइट। हमारे दरभंगा में तो तालाबों की चोरी हो गई, कई सारे तालाब चोरी हो गए, उस पर कई बार रिपोर्ट्स आई। जी। तो वो जो बात आप कह रहे हैं ना, इसमें फिल्म भी बनी हो, बावड़ी चोरी हो गई कहते हैं, इसमें शायद उसमें वो हैं जिन्होंने विलेन का रोल किया था 3 इडियट्स में। तो ये एक वाटर कंजर्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा ये कह सकते हैं कि जैसे एयर पोल्यूशन के मामले में हम ये कर सकते हैं कि बच्चों को कम से कम जितना हो सके उनको ये ध्यान रखें कि वो एयर पोल्यूशन को एक्सपोजर, बहुत आसान नहीं है ऐसे करना, लेकिन कम से कम दिवाली के टाइम पे एयर पोल्यूशन जो पटाखों का होता है उसके लिए तो बात कर सकते हैं, क्योंकि वो कहने को आपको लगता है
कि वो एयर पोल्यूशन कुछ ही दिनों का है, पर इट ऑलवेज रिमेन्स, क्योंकि उसमें मेट्रोलॉजी भी सपोर्ट नहीं करती ना। मौसम इस तरह का होता है कि वो हवा में टंगा रहता है, या और शरीर के अंदर अगर पहुंच रहा है, सेटल कर रहा है तो प्रॉब्लम है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हम अपने लेवल पे कर सकते हैं जो लाइफ को लिवेबल हो। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें। पानी की बोतल जो है बच्चे की प्लास्टिक की ना हो, और प्लास्टिक सस्ता जो होता है चाहे महंगा है जो भी है, लीचिंग बहुत होती है आजकल पानी में प्लास्टिक की। और प्लास्टिक वेस्ट को कम करें, वेस्ट को सेग्रीगेट करें। अनफॉर्चुनेटली कई सोसाइटीज़ में इधर भी है कि अगर आप वेस्ट को सेग्रीगेट भी करते हैं तो वेस्ट कलेक्टरों से मिक्स कर देता है। आज ही एक स्टोरी में पढ़ रहा था, कुछ रिपोर्ट एनजीटी की रिपोर्ट है क्या, उसमें कि किस तरह से जो गाजीपुर माउंटेन है कितना प्रॉब्लम बन रहा है एक बार फिर से। तो हमारे ये वेस्ट मैनेजमेंट भी है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी एक प्रॉब्लम है। तो उसका पहला ये है कि वेस्ट जनरेट कम करें। हालांकि बड़ी फैक्ट्रियों के लेवल पे, बड़ी कंपनियों के लेवल पे इस प्रॉब्लम को ज़्यादा सॉल्व किए जाने की ज़रूरत है। मतलब अपने कल को अगर बेहतर आप करना चाहते हैं तो आज आपको काम करना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।